नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस करंट अफेयर क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 22 मई के करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, उससे पहले मोटिवेशनल थॉट की तरफ बढ़ते हैं। मेक योर लाइफ सिंपल बट सिग्निफिकेंट। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, लेकिन इतना जो भी काम आप करते हैं इस तरीके से करिए कि आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, सिग्निफिकेंट रिजल्ट उसमें मिले। चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के दिनों की बात करते हैं। सबसे पहले 22 मई की बात करते हैं। 22 मई को क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो इस बार मनाया जा रहा है, तो 2021 में उसकी जो थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हम धरती पर हो रही नेचर की जितनी घटनाएं हैं उसका एक पार्ट है, ये है इसका मतलब। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है आपकी जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है धरती पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन प्राणियों को किस तरीके से स्टडी किया जाता है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या ये 2020 में भी मना था? बिल्कुल मना था। 2020 में जो इसकी थीम थी वो क्या रही थी कि जो आपके सॉल्यूशन है, हम जिसके पार्ट हैं वो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका नेचर है। तो नेचर क्या है? आवर सॉल्यूशन इज नेचर। जितनी भी चीजें धरती पर होती हैं उसका सॉल्यूशन है नेचर। तो आवर सॉल्यूशन इज इन आवर नेचर। ये थी इसकी 2020 की थीम। और 2021 की क्या है? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो इसको लेकर एक कन्वेंशन भी हुई है। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन उसको कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडेप्शन। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडेप्शन कब मनाई गई थी भाई? 1992 में कन्वेंशन हुई थी। किसके द्वारा आयोजित हुई थी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। यूएनडीपी का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इस बात का ध्यान रखना। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो जैव विविधता है 1992 से मनाया जाता है इस कन्वेंशन के बाद से। तो ये थी भाई इसके बारे में खबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। टी से याद आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा टी की खपत करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। भारत टी की खपत करने वाला नंबर 1 कंट्री है, आपको याद रखना है। दूसरा, भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट टी है वो असम की टी है, वेस्ट बंगाल की टी है। और जीआई टैग आपका मिला है किसको? दार्जिलिंग की टी को। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। तो दार्जिलिंग की टी को जीआई टैग मिला था कब? 2004-2005 के मध्य में। ये टैग मिलने के बाद ये प्रोडक्ट केवल दार्जिलिंग के लोग ही बेच सकते हैं, मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट हो जाता है। और इसकी जो अन्य टी हैं असम की भी बात करूं तो वहां की ग्रीन टी और आपकी जो आपकी ग्रीन टी है उसको भी ये जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल टी डे से जुड़ी हुई बातें थी, किस मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करूं 22 तारीख की, तो 22 तारीख से आपको 3 दिन याद रखने हैं हमेशा के लिए। वाटर डे, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। कैसे याद रखोगे? पहले धरती पर पानी आया, पानी आई तो अर्थ हरी भरी हुई, हरी भरी हुई तो उस पर जैव विविधता आई, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव उगने लगे। तो इसको सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो, मार्च, अप्रैल और मई। इससे आपको तीनों तारीखें याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी ये वाली स्लाइड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भाई अगली खबर की ओर। अगली खबर आपकी क्या है? बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो आपकी बनने जा रही है वो बनाएगा चाइना और रशिया मिलकर। चाइना और रशिया, ये आपके कौन है? व्लादिमीर पुतिन है जो आपके रशिया के राष्ट्रपति हैं। और ये शी जिनपिंग है, ये कहाँ के है भाई? चाइना के आपके राष्ट्रपति। दोनों ने ये डील साइन की थी 2018 के अंदर कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। और आपको बता दूं ये प्लांट कहाँ बनने जा रहा है? चाइना में बनने जा रहा है। चाइना में इसके दो फोन, एक आपका क्या है? सुदापुर न्यूक्लियर, जहां पर इसकी 3rd और 4th यूनिट बनेगी। यानी कि चाइना के अंदर जिस जगह पर ये बन रहे हैं उसमें एक का नाम है सुदापुर, जो 3rd और 4th यूनिट इसकी लगेगी। और जो दूसरा है इसका वो है तियानवान। तियानवान में इसकी 7वीं और 8वीं यूनिट अभी बनने जा रही है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके के होते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वगैरह की जाती है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। बिगेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्ट किस देश में है? रशिया और चाइना में है। कब साइन हुआ था? 2018 में। इसको मंजूरी अब मिल गई है, तो ये बनना भी स्टार्ट हो गया है इन दो इलाकों में यूनिट्स के माध्यम से। अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी है वो किसके पास है? यूएसए के पास है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर एनर्जी यानी कंजप्शन जो होती है पावर एनर्जी और जो प्रोडक्शन होती है वो यूएसए करता है। प्लस अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है, तो उस देश में नाम आएगा फ्रांस। लिख लीजिएगा इस बात को, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला न्यूक्लियर एनर्जी कौन है? आपका फ्रांस है। तो चलो चाइना के यहाँ पर जिक्र है तो चाइना की बात कर लेते हैं। देखिए चाइना जी ये है आपके। तो चाइना की बात की है तो चाइना की राजधानी आप सभी को पता है बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना ने अभी हाल फिलहाल में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी और उस डिजिटल डिजिटल करेंसी का नाम क्या था? युआन। डिजिटल करेंसी का नाम क्या था? युआन।
चाइना के अंदर एशिया की सबसे लंबी नदी है, लार्जेस्ट रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर आप कह लीजिए। एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर चाइना से बहती है जिसका नाम है यांगसे। यांगसे उसका नाम है, ध्यान रखना, यांगसे उस नदी का नाम है। नेक्स्ट हम बात करें, चाइना में एक और नदी बहती है जिसका नाम है येलो रिवर, और ये येलो रिवर कहाँ मिल जाती है, ये आपके येलो सी में जाकर आपकी मिल जाती है। प्लस यहाँ पर बात करें तो शंघाई, चाइना का सबसे ज्यादा पॉपुलस यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो एरिया है वो कौन सा है, शंघाई एरिया है। और शंघाई से ही आपको याद रखना है नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी शंघाई के अंदर मौजूद है। चाइना ने अभी अभी एक मिसाइल छोड़ी थी जिसको मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, हियांग 2D मिसाइल भेजी गई थी, सैटेलाइट भेजी गई थी, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। किस चीज के लिए, ओशियन को ऑब्जर्व करने के लिए, समुद्रों की जांच करने के लिए इसको भेजा गया था। ठीक है भाई, तो ये है आपकी चाइना से जुड़ी खबर। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इसी से जो एक्टिव हैं, ये देखिए ये रहे आपके सामने। तो इंडिया के एक्टिव प्लांट है कोडानकुलम, ये आपका चेन्नई में है। उसके बाद आपका कैगा हो गया कर्नाटक के अंदर, तारापुर हो गया महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में हो गया काकरापड़ा, और राजस्थान के अंदर है, और नरोरा आपका ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये आपके एक्टिव प्लांट है जिससे भारत अभी न्यूक्लियर प्लांट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। तो ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट इस चीज का ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समोआ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। समोआ एक देश है जिसमें पहली बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनका नाम क्या है, फियामी नाओमी मताफा। फियामी नाओमी मताफा, इतना नाम है कि आपकी ना जवान पे लकवा मार सकता, पर क्या करें, कंट्रोल कर लीजिएगा। फियामी नाओमी मताफा ये एक प्रकार की समोआ देश है जो कहाँ पर मिलता है, आपका साउथ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में मिलता है। पहले इस देश पर न्यूजीलैंड का राज हुआ करता था, न्यूजीलैंड का राज था इस देश के ऊपर 1962 पर, लेकिन 1962 के बाद ये देश इंडिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट होने के बाद इसमें पहली बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो है एपिया, और करेंसी इसकी क्या है, टाला। ये बात आपने ध्यान रखनी है, एपिया और टाला, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों रहा था, देखिए चाइना जो है वो अपनी प्रशांत महासागर में इंपोर्टेंस को बढ़ाना चाहता है। इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इंपोर्टेंस के लिए उसको, एक सेकंड रुकिए, यस, इंपोर्टेंस बढ़ाना चाहता है। तो इंपोर्टेंस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो वो यहाँ भी पोर्ट बनाना चाहता है, कहाँ पोर्ट बनाना चाहता है, वो पोर्ट बनाना चाहता था आपके समोआ में। समोआ में पोर्ट बनाने के लिए चाइना ने उनको $100 मिलियन का ऑफर दिया था। तो $100 मिलियन के लिए उन्होंने पोर्ट बनाने के लिए हाँ कर दी थी। अब हाँ करने से क्या होता है, लेकिन समोआ की जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जैसे ही अपना पद संभाला तो ये डील उन्होंने कैंसिल कर दी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज में भी रहा था, चाइना का किस देश के साथ अभी अभी समझौता टूटा है पोर्ट बनाने को लेकर। ठीक है, चाइना श्रीलंका में भी पोर्ट बना रहा है, हमन टोटा पोर्ट श्रीलंका में चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। यस, उससे पहले एक सेकंड रुकिएगा। यस, शुरू करते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या था, समोआ वाले न्यूज हम पढ़ चुके हैं, अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपकी इंडिया ओमान एमओयू रिन्यूअल, यानी कहने का मतलब है भारत और ओमान देश के बीच में जो मोमेरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग होता है, ये है रिन्यू हो गया है, यानी कि दोबारा से इसको रिन्यू कर दिया गया है। अब ओमान क्या है, क्या इसकी बातें अभी देखते हैं। ओमान आपका मिडिल एशिया का एक देश है। ओमान के नीचे ओमान के नीचे आपका क्या पड़ता है, यमन पड़ता है। यमन के ऊपर यहाँ पर क्या पड़ता है, सऊदी अरेबिया पड़ता है। तो ये आपका देश की लोकेशन है, ओमान के पास वाले जितने भी देश हैं। तो उसने भारत के साथ अभी अभी अपना मेमोरेंडम साइन कर लिया है, रिन्यू कर लिया है। इस रिन्यूअल के बाद क्या होगा इसकी बात जरा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो भारत और ओमान के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। कौन सी एक्सरसाइज होती हैं अभी बताते हैं आपको। यस, पहले नंबर की एक्सरसाइज है आपका अल नागा एक्सरसाइज है। अल नागा एक्सरसाइज किसकी है, आर्मी की एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज की बात की जाए एकोकोम, एयास्कोम एक्सरसाइज है। एयास्कोम ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है, और ये किस प्रकार की है, ये एयर एक्सरसाइज है। तीसरी आपकी एक नेवी की भी होती है, नेवी की एक्सरसाइज का नाम क्या है, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर ये ओमान और इंडिया के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज। ये तीन एक्सरसाइज आपको याद रखनी है।
तो इंडिया और ओमान में कोई अंडरटेकिंग साइन होगा तभी तो एक्सरसाइजेज होंगी। तो अल नाग आर्मी की, एस्कॉन ब्रिज आपकी एयरफोर्स की, और नसीम अल बहार आपकी नेवी की, ये बात याद रखनी है, ठीक है। प्लस इंडिया जो है वो इजराइल को राइफल सप्लाई करता है, ये आपकी डिफेंस ट्रेड के अंदर आता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो राइफल्स आपकी सप्लाई करता है। प्लस तो ओमान आपका न्यूज में भी था, मैंने बताया था 26 तारीख को उड़ीसा से टकराने वाला है यश तूफान। तो उस यश तूफान का जो नाम है वो किसने रखा है, ओमान ने रखा है। तो इतनी सारी खबर आपको ओमान से पता चलती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डाइपको वैन, डाइपको वैन क्या है, देखिए एक और न्यूज आपकी सामने आ चुकी है। डिपको वैम क्या है, डिपको वैम के बारे में अभी बताते हैं। डिपको वैम क्या है, डिपास वीडीएक्स कोविड 19 आईजी एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा। यस, ये क्या है, डिपास वीडीएक्स कोविड 19 आईजीजी एंटीबॉडी डाइपकोवेन, ये एक किट है जो बनाई है डीआरडीओ ने। किसने बनाई है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। और डीआरडीओ का कहना है कि इस किट का इस्तेमाल करके, ये रही किट, आप घर बैठे बता सकते हैं कि आपकी शरीर के अंदर एंटीबॉडी कितनी मात्रा में तैयार हो गई है, ठीक है। और ये एंटीबॉडी तैयार किस चीज की बताएगा, जो कोरोना फैलाने वाला सारस कोवी 2 है, इसकी एंटीबॉडी को शरीर में डायग्नोस करेगा, ठीक है। और ये जो डीआरडीओ ने बनाया है, ये किस कंपनी के साथ मिलकर बनाया है, ये विनगार्ड डायग्नोसिस कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। विनगार्ड डायग्नोसिस कंपनी के साथ मिलकर डाइपकोवैन बनाया गया है। ये 97% एक्यूरेट आपके शरीर में बता देगा कि एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। और इसको 75 रुपीज के अंदर लॉन्च किया जाएगा। कितने देर, 75 रुपीज के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये 18 मंथ के लिए खरीदने के बाद आपकी वैलिड रहेगी, एक्सपायर होगी। और 1 जून को पहले इसकी डोज दुकानों में सप्लाई होगी, 10,000 की मात्रा में इसको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की एंटीबॉडी टैकिंग डाइपकोवैन आपकी किट है, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में कल मैंने बताया था, कोविशील्ड इन्होंने घर बैठे जांच करने के लिए कोरोना की ये बताई है, एक और आपकी किट तैयार की है। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी। तो ये बातें आपने डीआरडीओ से आपकी याद रखनी है। अब डीआरडीओ का जिक्र हुआ तो डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और बात बता दें, यहाँ पे कोरोना का जिक्र हुआ है तो व्हाइट फंगस नामक एक बीमारी आ चुकी है। प्लस व्हाइट फंगस का जो पहला केस था वो कहाँ देखा गया है, बिहार में। ब्लैक फंगस तो जी चल ही रहा था। अब ब्लैक फंगस चल रहा था, सबसे पहले किसने महामारी घोषित किया, हरियाणा ने। फिर किसने किया, राजस्थान ने। फिर किसने किया, उड़ीसा ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोरोना की न्यूज इसके साथ साथ आपको बता दी, ठीक है भाई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पोस्कानाजोल ब्लैक फंगस मेडिसिन, मुबारक हो सभी को, जो आपकी ब्लैक फंगस की मेडिसिन है वो आ गई है, जिसका नाम है पोस्कानाजोल। ये जो पोस्कानाजोल मेडिसिन है, ये बनाई है किसने, एमएसएन लैब ने। एमएसएन लैब ने इसको बनाया है, एमएसएन लैब, इस लैब ने इसको बनाया है। और ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो दवाई है ये ब्लैक फंगस को ट्रीट करने में मदद करेगी। और इस दवाई का पहले इस्तेमाल होता था फंगल ट्रीटमेंट में, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करके इसको बनाया जा रहा है और पोसावन के नाम से इसको दिया जाएगा। तो 100 mg की इसकी टैबलेट मिलेंगी रिलीज होने के बाद, प्लस 300 mg के इसके इंजेक्शन मिला करेंगे जैसे ही इसको अप्रूवल मिल जाता है। तो ये खबर थी भाई आपकी पोसाकोनाजोल। ध्यान रखना, पोसाकोनाजोल ब्लैक फंगस की दवाई को अभी अभी बनाया गया है, इसकी टेस्टिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी, एमएसएन लैब के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं भाई। यस, आईएनएस राजपूत, आईएनएस राजपूत को अभी अभी डी कमीशन किया जा रहा है। डी कमीशन का मतलब होता है रिटायर किया जा रहा है। ये आईएनएस राजपूत, इसको रिटायर कर दिया जाएगा। आईएनएस राजपूत की बात करें तो ये भारत की नेवी का पहला डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक। भारतीय नेवी का पहला विध्वंसक है इंडियन नेवी का। और इसकी जो सर्विस है वो 41 साल हो चुकी, 41 साल तक ये भारत के अंदर सेवा दे चुका है। कब आया था ये भारत में, 4 मई 1980 को
इसे भारतीय नौसेना के अंदर मिलाया गया था। इसको जो डीकमीशन किया जाएगा, मतलब इसके पुर्जों को निकाला जाएगा, वो कहाँ पे किया जाएगा? विजाक में। विजाक में इसको डीकमीशन किया जाएगा, ठीक है। और ये आईएनएस राजपूत न्यूज में भी था, क्योंकि सीएनएस, ये जो आपका आईएनएस है, इसका नाम है कैक्टस। कैक्टस, आईएनएस का कैक्टस मिशन जो था, वो भी इसी आईएनएस राजपूत के द्वारा कवर किया गया था। और ये कहाँ भेजा गया था? मालदीव्स के अंदर भेजा गया था, ठीक है। तो मालदीव्स में कैक्टस मिशन जो हुआ था, उसमें आईएनएस राजपूत को ही भेजा गया था। किस प्रकार की मिसाइल है? ये आपकी कासिन क्लास का शिपयार्ड है। इस कासिन क्लास का मतलब क्या है कि ये जो आपका आईएनएस राजपूत है, ये समुद्र के अंदर भी और समुद्र के ऊपर भी दोनों ही जगह पर आक्रमण करने में सफल है। इसको कहते हैं कासिन क्लास। तो कासिन क्लास का था, और ये भारत को किसने दिया था भाई? आपका यूएसएसआर ने दिया था, ठीक है। जिसे अभी आप रशिया कहते हो, यूएसएसआर ने दिया था। 1980 के अंदर इसको दिया गया था। और इस आईएनएस राजपूत की एक थीम लाइन थी, वो क्या था? राज करेगा राजपूत, राज करेगा राजपूत, ये इसकी थीम लाइन थी, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपने जानना है। अब आईएनएस से खबर क्या क्या है? राजपूत डीकमीशन हो गया, कहाँ किया जाएगा? विजाग में। भारत का पहला डिस्ट्रॉयर है, 41 साल हो गया, यूएसएसआर ने दिया था। इसने मालदीव में कौन सा ऑपरेशन किया था? कैक्टस मिशन। कौन सी क्लास का है? कासिन मिसाइल का है। और राज करेगा राजपूत इसकी टैगलाइन है। अन्य जो आपके बता दें हम आईएनएस जो न्यूज में रहे हैं उनकी बात करें, भारतीय नेवी का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, भारतीय नेवी का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को कब लाया गया था? 1961 में लाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें आईएनएस विक्रांत की, तो ये अभी डीकमीशन हो चुका है। दूसरी हम बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट आपका आईएनएस विराट। आईएनएस विराट, आईएनएस विराट को भारत को किसने दिया था? यूके की रॉयल नेवी ने। यूके रॉयल नेवी ने इसको दिया था। और ये अभी डीकमीशन हो चुका है। और इस डीकमीशन को कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था गुजरात के अंदर। कहाँ किया गया था? गुजरात के अलांग में। लेकिन बाद में गोवा में इसके कुछ पुर्जों को म्यूजियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ऐसा शिपयार्ड जिसको म्यूजियम बनाया गया है, वो कौन सा है? आईएनएस विराट है, ठीक है। और इस आईएनएस विराट का दूसरा नाम भी है, इसको एचएमएस हर्मिस भी कहा जाता है। एचएमएस हर्मिस भी इसको कहा जाता है। तो ये न्यूज आपको आईएनएस विराट से ध्यान रखनी है। प्लस नेक्स्ट हम बात करें आपका अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज चैनल, भारत का पहला इंटरनेशनल न्यूज चैनल जिसके जगह जगह पर दुनिया में अपने हेडक्वार्टर होंगे, वो बनने जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा बीबीसी, भारत में बीबीसी है, ऐसे बीबीसी हर देश में है, हर देश में उसका ऑफिस है। इसी तरह भारत की पहली कंपनी जो हर देश में अपना ऑफिस बनाने जा रही है, उसका नाम है प्रसार भारती। प्रसार भारती ऐसा करने जा रही है। और प्रसार भारती के जो सीईओ हैं, जिनके द्वारा ये कहा गया है, उनका नाम है शशि शेखर। शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति है जो ऐसा करने जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात है। ये जो आपकी प्रसार भारती कंपनी है, ये कब बनी थी? 1997 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो न्यूज से जुड़ी ये बात इसके आपने याद रखनी है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल कौन सा बनने जा रहा है? प्रसार भारती। सीईओ है आपकी, ये बनी थी 1997 में, हेडक्वार्टर है इसके नई दिल्ली में। न्यूज की बात करें तो पहले देखिए राज्यसभा टीवी आता था, लोकसभा टीवी आता था, दोनों टीवी आते थे। दोनों टीवी को मिला दिया गया है। अब क्या हो गया? आपका संसद टीवी आपका नाम हो चुका है, ठीक है। और ये जो संसद टीवी अभी बना था, इसलिए बता रहा हूँ, इसके जो सीईओ है वो कौन है? रवि कपूर। रवि कपूर इसके सीईओ हैं। ये आपने इन बातों से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है राजीव गांधी जी की कल पुण्यतिथि आपकी सेलिब्रेट की गई। सेलिब्रेट तो क्या है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे थे। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं जो मात्र 40 साल और 72 दिन की आयु में ही क्या बन गए थे? देश के प्रधानमंत्री आपके बन गए थे, ठीक है। और 1984 में ये प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 21 मई 1991 को 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी चेन्नई के एक दौरे पर गए हुए थे। राजीव गांधी जी की बात की जाए तो अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखते थे। तो जब वो चेन्नई के दौरे पर गए तो उस समय हुआ क्या, देखिए आपको एक थोड़ी स्टोरी साथ में। श्रीलंका के अंदर एक ग्रुप है एलटीटीई। एलटीटीई ग्रुप के लोग श्रीलंका में काफी तबाही मचा रहे थे। तो उस तबाही को रोकने के लिए श्रीलंका ने भारत से हेल्प मांगी थी।
और उस समय हेल्प करने के लिए जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने उनकी हेल्प की और एलटीटी को खत्म करने में काफ़ी अहम योगदान दिया, मतलब उसको दबाने में, जिसके कारण एलटीटी समूह उनके खिलाफ हो गया। तो एलटीटी समूह ने अपनी एक बॉम्बर को उनके पास भेजा और उस बॉम्बर ने क्या किया, मानव बम का इस्तेमाल करते हुए इनके राहुल गांधी जी के पास गए जब वो चेन्नई में गए हुए थे। उनका नाम क्या था, तेनमोजी। तेनमोजी वो महिला है जिसको भेजा गया था बॉम्बर बनाकर। तो जैसे ही वो उनके पैर छूती हैं तो ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कुल 16 लोग मारे जाते हैं। 16 लोग मारे गए जिनमें राजीव गांधी जी का भी निधन हो जाता है। तो इस निधन के बारे में 21 मई को हुआ था, इसीलिए 21 मई को एक दिन का नाम दिया गया, इसको मनाया जाता है एंटी टेरर डे। एंटी टेरर डे, एंटी टेरर डे कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है क्योंकि इस दिन टेररिज्म के साथ, मतलब टेररिज्म के कारण ही राजीव गांधी जी का निधन हुआ था, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और काफ़ी अच्छी विचारधारा रखते थे, क्योंकि इन्हीं के विचारों से देश में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिला है। तो अच्छी थॉट के आपके प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर भी इन्होंने ही लाए हैं, टैब जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की वो इन्हीं का आइडिया था राजीव गांधी जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इनका जन्म था, वो जन्म कब हुआ था, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए मृत्यु दिवस को तो 21 एंटी टेरर डे को मनाया जाता है आपका 21 मई को, और जो आपका जन्म दिवस था 20 अगस्त को, 20 अगस्त को मनाया जाता है आपका सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों तिथि आपको याद रखनी है, 21 मई को एंटी टेरर डे जब इनकी मृत्यु हुई थी, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जब इनके जन्म हुआ था। ठीक है, सद्भावना डे। तो इनकी जो घाट है जहाँ पर इनकी समाधि है वो क्या है आपका, वीर भूमि। कल राहुल गांधी जी इसी वीर भूमि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तो राजीव गांधी का ये क्या है, जहाँ पर उनकी पुण्यतिथि को, जो मतलब ये वीर भूमि होता है, घाट किस्म के होते हैं, यहाँ पर उनकी समाधि को रखा जाता है। ठीक है, और अन्य इंपॉर्टेंट बात करें तो जैसे महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा जी गांधी जी का जो घाट है वो है आपका राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो उनका नाम क्या है घाट का, विजय घाट है उनका जो है। इंदिरा गांधी जी की बात की जाए, इंदिरा गांधी जी का है शक्ति घाट। ठीक है, या शक्ति स्थल भी कहा जाता है। प्लस राजीव गांधी का तो आपको पता ही है वीर भूमि। और अटल बिहारी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्थल है उसे सदैव अटल नाम दिया गया, उनके जो घाट को सदैव अटल कहा गया है। तो ये बातें आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, सुंदरलाल बहुगुणा, ये कौन है भाई, सुंदरलाल बहुगुणा जी अभी कोरोना से जिनकी मृत्यु हो गई है 93 वर्ष की आयु में। इन्होंने भारत के अंदर चिपको आंदोलन शुरू किया है। ठीक है, भारत में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए लोगों को बोला पेड़ों से चिपक जाए ताकि पेड़ कोई ना काट पाए। ये कब शुरू किया गया था, 1973 में। कहाँ से, उत्तराखंड से शुरू किया गया था। और 1974 में पूरे इंडिया में ये चिपको आंदोलन आपका फैल गया था। तो ये चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको शुरू किया था। प्लस उनके द्वारा टिहरी डैम आंदोलन भी शुरू किया गया था 1980 में। उत्तराखंड के अंदर ही टिहरी बांध है जो आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उस डैम से उन्होंने बोला इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, तो वो आंदोलन भी इनके द्वारा 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके दो बातें थी आपको याद करने के लिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, जो अन्य इससे जुड़े हुए आंदोलन है उनकी बात करते हैं। जैसे कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट कब आई थी, 1985 के अंदर आई थी, नर्मदा नदी को बचाने के लिए। नर्मदा नदी कहाँ से गुजरती है भाई, मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र से, फिर आपका गुजरात से, यहाँ से होकर जाती है। और इसमें जिसने इसको शुरू किया था उनका नाम है मेधा पटकर। मेधा पाटकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका डिप्रेस क्लास मूवमेंट है, 1930 में शुरू की थी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। बी आर अम्बेडकर जी ने इसको शुरू किया था डिप्रेस क्लास मूवमेंट को। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ की है भाई, ये पेरियार की है। पेरियार इलाका कहाँ पे आपका, केरल के अंदर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें अरावीपुरम मूवमेंट। अरावीपुरम मूवमेंट कहाँ की है, केरल की है। कब हुई थी, 1988 में हुई थी। और किसने शुरू किया था इसको, श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने इसको शुरू किया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अमृत वाहिनी ऐप, अमृत वाहिनी ऐप जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ये झारखंड के जो सीएम है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इनका नाम क्या है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने झारखंड के जो सीएम है
उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके तहत होगा क्या, आप ऑनलाइन ऐप की सहायता से ये पता चल सकते हैं कि हॉस्पिटल में बेड की सुविधा है कि नहीं है। ऑनलाइन ही आपको पता चल जाएगी और आप ऑनलाइन ही बुक करा सकते हैं। इसके लिए ये नंबर भी इनके द्वारा दिया गया है, नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया है झारखंड के द्वारा। इस बात का ध्यान रखना, झारखंड कब बना था भाई, 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था झारखंड। प्लस इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी रांची। रांची को मैंने आपको बताया था, रांची झारखंड की सबसे पहले नंबर की रैंक मिली है इसको स्मार्ट सिटी के अंदर। यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, 80 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर 2 ट्राइब रहती हैं काफ़ी प्रमुख हैं, संथाल ट्राइब और हो ट्राइब। ये आपको ध्यान रखना, संथाल और हो ट्राइब कहाँ की हैं, झारखंड की आपकी मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट डैम हैं वो कौन से हैं, मैथन डैम है, पंचेत डैम है। ये डैम आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड के डैम आपको झारखंड के डैम आपको देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी झारखंड के मुख्य हिस्से पर बसा हुआ है। प्लस यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, बिरसा स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा होगा हॉकी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिरसा स्टेडियम। और यहाँ का जो डांस प्रसिद्ध है उसका नाम है आपका कर्मा डांस। कर्मा डांस यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ की एक जगह है हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग जगह वो 600वां मतलब 6000वां आपका रेलवे स्टेशन था जहाँ पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो ये बातें आपको झारखंड से याद रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। दिल्ली फॉर ओपन फेयर, दिल्ली में फेयर आयोजित किया गया भाई। ये फेयर कब से कब तक चलेगा, ये आपका चलेगा 19 से 23 मई 2021 के बीच में। इसका जो 51st एडिशन है वो इस बार लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। और ये एक प्रकार का वर्चुअल IHGF, IHGF का मतलब क्या है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर इसको नाम दिया गया है। ठीक है, 2021 के अंदर ये लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी चीज़ों हैं उसको प्रोत्साहन आपका दिया जाएगा। कहाँ पर लॉन्च हुआ है, दिल्ली में लॉन्च हुआ है। तो दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली से जुड़ी बातें देख लेते हैं भाई। दिल्ली के जो सीएम है आपको पता ही है, केजरीवाल जी हैं यहाँ के सीएम। दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना जिसने कोवी वैन चले, कोवी वैन मतलब वो वैन जो बूढ़े लोगों को लेकर आएगी हॉस्पिटल के अंदर जिसको कोरोना है, तो बूढ़े लोगों के लिए चलाई गई है। प्लस दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1912 में और घोषणा हुई थी 1911 में, इससे पहले कलकत्ता थी भारत की राजधानी। नेक्स्ट हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो भी आपका दिल्ली के अंदर ही है और जितने भी आपके सेंट्रल सेक्रेटरीट के ऑफिस हैं वो भी दिल्ली के अंदर हैं। यहाँ पर कितनी सीटें हैं, एमएलए कितने हैं, 70 एमएलए हैं। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 7 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 हैं। यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम यहाँ पर मौजूद है। और इस फिरोज शाह कोटला का दूसरा नाम अभी रखा गया है अरुण जेटली, अरुण जेटली स्टेडियम। ध्यान रखना, अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का नाम बदल कर रखा गया है, दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर देश की नई पार्लियामेंट बन रही है और उसका कौन से प्रोग्राम के तहत बन रही है, प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता, प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता। ये 2022 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम अभी भी इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल भी मिलेंगे हम अगली न्यूज़ के साथ, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल अन्य न्यूज़।